गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 26 नवंबर 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक्चुअली एक आज का एडिटोरियल सेक्शन है जो हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है। 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था, उसके ऊपर यानी कि सिग्नेचर्स हो गए थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है और उसमें जो है मनरेगा के वर्किंग को और उसकी एफिशिएंसी को स्टडी किया जाएगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा डिफरेंस बताऊंगा सेस और सरचार्ज के बारे में, और क्यों कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स सेस और सरचार्ज को रिमूव करने की डिमांड कर रही हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे इकोनॉमी वाले सेक्शन से। फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा सेम सेक्स मैरिज के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यहाँ पे गवर्नमेंट का जवाब मांगा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो सीजीआई हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, तो ये डिबेट जो है काफी समय से चल रही है, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं, को वीडियो को सभी एस्पिरेंट्स लाइक करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस भी देंगे, ठीक है। और फाउंडेशन कोर्स आपको बता देता हूं कि जनवरी से हम लोग नया फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और हमारी वेबसाइट को भी जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए जी, तो आज हुआ था बहुत खास दिन। आज एक्चुअली दो इंसिडेंट हुए थे, एक इंसिडेंट बहुत अच्छा हुआ था और एक इंसिडेंट बहुत बुरा हुआ था। आज 26/11 का अटैक भी हुआ था, जो कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था हमारी हिस्ट्री में, एक ब्लैक चैप्टर के जैसा है वो 26/11 का जो अटैक हुआ था। उसके बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज अच्छी चीज के बारे में। आज के ही दिन नवंबर 26 1949 को हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए थे। तो एक्सेप्ट तो हो गया था 1949 को, बट फिर भी हम लोगों ने 2 महीने का वेट किया और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। इन दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है। कुछ प्रोविजन ऐसे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, लेकिन 100% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली वो 26 जनवरी को ही लागू हुआ था। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया ये 2 महीने का वेट हम लोगों ने क्यों किया। जब वो 26 नवंबर को हो गया था तो 26 नवंबर को कर लेते, क्या दिक्कत थी? कुछ ना कुछ तो खास बात हुई होगी ना, तो वो खास बात क्या है कमेंट सेक्शन में जरा बताएं। देखिए, इतने सालों की फ्रीडम फाइटिंग करने के बाद, ब्रिटिशर से डिमांड लगातार करने के बाद, और कितने सारे लोगों ने अपनी शहादत दिया हमारे फ्रीडम फाइटिंग में, फाइनली दिसंबर 9 1946 को पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने मीटिंग किया था। तो वहां से शुरुआत हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए थे, राइट। फंडामेंटल राइट के लिए अलग से बनाया गया था, दूसरी चीजों के लिए अलग से बनाया गया था। तो हर किसी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, उसमें अलग अलग मेंबर्स काम कर रहे थे, और सभी मेंबर को अपनी अपनी ड्यूटी दिया गया था। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था वो पूरे का पूरा, और कई टाइम तक इसको स्टडी करने के बाद, दुनिया भर के हर कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद, अपनी सोसाइटी को अच्छे से रिसर्च करने के बाद, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला ड्राफ्ट हुआ था वो एक्सेप्ट किया गया था नवंबर 4 1947 को। देखिए ध्यान से देखिए, ये है नवंबर 9 1946, और ये है 9 दिसंबर, और ये है नवंबर 4 1947। तो मतलब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने 10-11 महीने में ही अपना पहला ड्राफ्ट बना के तैयार कर दिया था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन में गिना जाता है, उसके बावजूद भी हमारे जो एक्सपर्ट्स थे यहाँ पे इतने प्रोफिशिएंट थे, सिर्फ 10-11 महीने में ही उन्होंने पहला ड्राफ्ट दे दिया था। अब ये सिर्फ एक ड्राफ्ट था, यानी कि रफ कॉपी में जैसे हम लोग लिखते हैं ना, इट वाज समथिंग लाइक दैट। इस ड्राफ्ट को फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने अपने अपने पॉइंट उसके ऊपर बताए, और खूब सारे जो है अमेंडमेंट भी वहां पे हुए। तो 2000 से भी ज्यादा अमेंडमेंट को वहां पे मूव किया गया, किसी को एक्सेप्ट किया गया, किसी को नहीं एक्सेप्ट किया गया। तो सभी लोगों ने अपने अपने वहां पे इनपुट दिए, और उसके बाद फिर फाइनली नवंबर 26 1949 को उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि अमेंडमेंट जितने भी दिए गए थे सबको पास करने में समय तो लगता ही है,
ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये है कहानी। तो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी है। 2015 के बाद से हम लोग इसको मनाते हैं, उससे पहले तो नहीं मना रहे थे। तो इट्स अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, है ना। इट्स अ डे ऑफ मॉर्निंग एज वेल, बिकॉज 26 का 11 का अटैक हुआ था। अनफॉर्चुनेटली इसको आज ही के दिन होना था, बट एनीवेज ये तो है पूरी कहानी। और आज का जो एडिटोरियल है वो भी हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए जी, पहली न्यूज हमारे यहाँ पे आती है आज दोस्तों। गवर्नमेंट फॉर्म्स अ पैनल टू लुक इनटू मनरेगा एफिशिएंसी। पैनल टू लुक इनटू मनरेगा एफिशिएंसी। देखिए, कोई भी स्कीम या कोई भी इनिशिएटिव अगर हम लोग लेते हैं, चाहे हम लोग पर्सनल लेवल पे ले रहे हों, चाहे गवर्नमेंट के लेवल पे ले रहे हों, टाइम टू टाइम उसका रिव्यू किया जाना बहुत जरूरी है, राइट। हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हम भी टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, है ना, कि अपने कौन से वीक पॉइंट हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ पे आप अच्छा काम परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो जरूरी है ना। इसी तरह से मनरेगा की एफिशिएंसी को भी रिव्यू किया जाना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि मनरेगा जिस पर्पस के लिए शुरू किया गया था वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। मनरेगा की एफिशिएंसी जितनी होनी चाहिए थी उतनी एफिशिएंसी वो नहीं दे रहा है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। तो सरकार ने कहा चलिए कोई बात नहीं भाई, हम लोग इसके लिए कमेटी बना देते हैं, पैनल बना देते हैं, लेट्स सी वो पैनल क्या करता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली पूरे का पूरा मामला। 2005 में जब मनरेगा को शुरुआत किया गया था तो उसका बेसिक पर्पस था पॉवर्टी एलिविएशन, यानी कि जो गांव में जो गरीब लोग रहते हैं, जो अनस्किल्ड होते हैं, जिनके पास जमीन वगैरह कुछ भी नहीं होता, काम भी नहीं होता, उनके पास स्किल भी नहीं होता है, अनस्किल्ड, उनको यहाँ पे काम दिया जाएगा। कितने दिन के लिए? 100 डेज के लिए, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कम से कम साल भर में 100 डेज तो आपके पास काम होगा ही, आपको सैलरी भी मिलेगा, तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना यार, है ना। रोटी कपड़ा मकान, कम से कम ये जरूरतें तो आपकी पूरी हो जाएंगी। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के तहत और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के तहत मनरेगा को चलाया गया था। अभी मनरेगा के अंदर जो है अराउंड 15-15.5 करोड़ के आसपास जो है लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और दुनिया में अपने आप में ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है इस तरह का, पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। इससे बड़ा प्रोग्राम दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इसमें जो है कई जगह पे कमियां हैं। अच्छी चीजें भी हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, अच्छी चीजें तो होती रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन जो गलत चीजें हो रही हैं उसको रिव्यू किया जाना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो सरकार ने कमेटी बनाई है वो कमेटी क्या क्या करने वाली है? वो कमेटी जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है काम करेगी। जैसे मनरेगा की डिमांड के बारे में कमेटी स्टडी करेगी, जो एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स हैं, खर्चे जो होते हैं मनरेगा में, उसके ऊपर बात करेगी। इंटर स्टेट वेरिएशन के बारे में बात करेगी। इंटर स्टेट वेरिएशन जैसे एग्जांपल आपको दूं मैं, जैसे आप यूपी और बिहार का एग्जांपल लीजिए। यूपी और बिहार में आज भी पॉवर्टी उतनी ही है जितनी 2005 में थी, मतलब हल्की फुल्की कम हुई है, वो तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करती ही है, बट यूपी और बिहार में मनरेगा का बहुत ज्यादा इफेक्ट नजर नहीं आता है व्हेन इट कम्स टू पॉवर्टी एलिविएशन। लेकिन दूसरी तरफ आप केरला का एग्जांपल लीजिए। केरला में मनरेगा पॉवर्टी एलिविएशन के लिए नहीं बल्कि एसेट क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है। तो इंटर स्टेट वेरिएशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, किसी किसी के स्टेट में बहुत इफेक्टिव है, किसी में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, तो उसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। और कंपोजिशन ऑफ वर्क, कि किस तरह का काम लोग करते हैं और किस तरह का काम किया जाना चाहिए, उसके बारे में ये बात करेंगे। उसके अलावा इट विल सजेस्ट व्हाट चेंजेस इन फोकस एंड द गवर्नेंस स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड, कौन कौन से चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है वो कमेटी इस चीज को भी सजेस्ट करेगी। उसके अलावा इफ द कंपोजिशन ऑफ द वर्क टेकन प्रेजेंटली अंडर द स्कीम शुड बी चेंज्ड, क्या वो काम चेंज किया जाना चाहिए, है ना, वो सब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और कम्युनिटी बेस्ड एसेट्स और इंडिविजुअल वर्क, किसको ज्यादा फोकस करें, क्या पूरे गांव को फोकस करें, क्या पूरी कम्युनिटी के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, या फिर इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें जो है वो कमेटी यहाँ पे डेफिनेटली स्टडी करने वाली है। क्रिटिसिज्म के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, है ना। अलग अलग स्टेट में कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, महंगाई बढ़ती नजर आ रही है, तो जो लोगों का वेज है, जो सैलरी उनको मिलती है, जो यानी कि दिहाड़ी उनको मिलती है, अब वो काफी नहीं है ऑफ कोर्स, है ना, वो सब चीजें हैं। तो लैक ऑफ टेंजिबल एसेट क्रिएशन वो भी नहीं हो रहा है। तो मोदी जी ने तो 2015 में पार्लियामेंट में भी कहा था कि मनरेगा जो है हमारे इतिहास का आज तक का सबसे फेल प्रोजेक्ट है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट का फेलियर का एक सिंबल है, जीता जागता सिंबल है। मोदी जी ने यह भी कहा था कि भैया मनरेगा के अंदर लोग खड्डे खोदते हैं और खड्डों को बंद कर देते हैं, फिर खोदते हैं, फिर बंद कर देते हैं, तो इससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है।
इससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट अ टूल टू डिस्ट्रीब्यूट मनी टू द पीपल हु आर पुअर। इससे एसेट जनरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है, तो उसके लिए कमेटी यहाँ पे डेफिनेटली बनाई गई है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मनरेगा के बारे में आपको मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज ये आपका बहुत स्टैटिक पोर्शन हो जाता है, तो लेकिन मैंने आपके लिए स्लाइड यहाँ पे डाल दिया है, आप इस स्लाइड से भी थोड़ा सा जाके इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो कहता है, देखिए, स्टेट्स आस्क सेंटर टू रीन इन रिलायंस ऑन सरचार्ज सेस वाइल रेजिंग रिवेन्यू। देखिए एक हेडिंग कितना कुछ कह देती है, हालांकि ये पता नहीं द हिंदू वाले कई बार क्या करते हैं, इतनी डिफिकल्ट टर्म यहाँ पे निकाल के लेगा। रीन इन का क्या मतलब भाई? आप इसको लिमिट भी तो लिख सकते थे, आप इसको कंट्रोल भी तो लिख सकते थे, आप इसको रिड्यूस भी तो लिख सकते थे। ये कोई इंग्लिश की क्लास थोड़ी ना चल रही है। तो रीन इन का मतलब होता है लिमिट करना, कंट्रोल करना, रिड्यूस करना, उसको कम करना, ठीक है, ये मतलब होता है रीन इन का। रिलायंस का मतलब आप समझते हो, रिलायंस मतलब आप किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, उसे रिलायंस कहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह कहा है कि माई बाप, आप सेस और सरचार्ज के को जो आप इतना डिपेंडेंट हो गए हो उसको थोड़ा सा रिमूव करें। पूरा मामला क्या है आपको मैं अच्छे से डिटेल में बताता हूं क्या है पूरा मामला। देखिए कई सारे स्टेट्स ने अभी मीटिंग हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, उनको ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सेस और सरचार्ज या तो रिमूव कर दें पूरी तरह से, या उनको रिड्यूस कर दें, या फिर जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है सेस और सरचार्ज का यूज करके उसको स्टेट्स को बांटा जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दिन पर दिन हर साल बजट में सरकार नए नए सरचार्ज इंक्लूड कर देती है और उससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा होता है, उसको मिलता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं देती है। इसका एग्जांपल आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो। 2011-2012 में जो सेस और सरचार्ज का जो शेयर था वो हमारे टोटल ग्रॉस रेवेन्यू का 10.4% था। 2021-22 में ये इंक्रीज होकर 26.7% हो गया है हमारे टोटल टैक्स रेवेन्यू का। इससे क्या पता चलता है? इससे तो यही पता चलता है भैया सेंट्रल गवर्नमेंट सरचार्ज और सेस के द्वारा बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रही है। इसमें मजेदार बात यह है कि ये सेस और सरचार्ज के थ्रू जो पैसा इकट्ठा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए लायबल नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है उनको दिया जाना, जिसकी वजह से सेंटर के पास पैसा आता तो है लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट को देते नहीं है। देखिए एक और फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला पॉइंट। हमारे देश में जितना भी खर्चा होता है, किसी भी तरह का खर्चा हो, किसी भी तरह का खर्चा हो, उस खर्चे में से अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर 62% जो एक्सपेंडिचर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है और 30, ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास जो रिवेन्यू की पावर है वो सिर्फ 37% है। समझ रहे हो? खर्चा 62, आमदनी 37। ऊपर से आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू जनरेट करने की पावर है 67%, लेकिन एक्सपेंडिचर होता है ओनली 38%। तो भैया ये तो स्टेट के लिए वही हो गया ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। और इस पूरे मामले में जो सेंटर स्टेट का जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है ये बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड है, सेंटर की फेवर में है, और यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाता है सेस और सरचार्ज के द्वारा। देखिए क्या होता है आपको मैं बता देता हूं, बट एक जो पॉइंट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सेस और सरचार्ज के द्वारा जो भी पैसा इकट्ठा किया जाता है वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर दे या ना दे ये सेंटर की मर्जी होती है। मोस्टली केसेस में वो नहीं दिया जाता है। सेस और सरचार्ज दोनों ही टैक्स ऑन टैक्स होते हैं, इसे कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। जैसे एग्जांपल आपको दूं, मान लो मेरे पास जो मेरे पास जो इनकम टैक्स है वो 20% इनकम टैक्स होता है, ठीक है। मान लो मैं अगर 100 रुपया की अर्निंग कर रहा हूं तो मान लो गवर्नमेंट मेरे से 20 रुपए का टैक्स ले रही है। सेस और सरचार्ज क्या होता है, ये जो टैक्सेबल इनकम होती है ना, ये जो टैक्स होता है 20%, इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है। तो 20% के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स मेरे से लगाया जाएगा, इसे कहते हैं सेस और सरचार्ज। लेकिन ये दोनों तरीकों को अभी ना काफी सिमिलरिटी होती है, जो इंपोजिशन होता है वो लगभग सेम ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस ये होते हैं कि जो सेस होता है वो फिक्स्ड होता है, वो हर किसी के लिए फिक्स्ड होता है, ठीक है, गरीब अमीर सबके लिए फिक्स होता है।
लेकिन जो सरचार्ज होता है वो यूजुअली उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है। मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ से आप ऊपर सालाना कमा रहे हो, आपसे लिया जाएगा। सेस सबसे लिया जाता है। मान लो यहाँ पे एक पेट्रोल सेस हम लोग, मान लो क्लीन एनर्जी सेस ले रहे हैं, क्लीन एनर्जी सेस, और पेट्रोल के ऊपर ले रहे हैं, मान लो पेट्रोल के ऊपर ले रहे हैं। अब पेट्रोल तो भैया गरीब अमीर सभी ने लेना है ना, तो इसलिए सबके ऊपर लगाया जाता है। दूसरी बात, इन दोनों से जो पैसा इकट्ठा होता है वो दोनों जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये है कि सेस जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे एजुकेशन सेस, क्लीन एनर्जी सेस, ठीक है, हेल्थ सेस, वो स्पेशल पर्पस के लिए लगाया जाता है। और इसमें जो पैसा इकट्ठा होता है वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए खर्चा किया जाता है। एक बार जब वो पर्पस फुलफिल हो जाता है तो सेस को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो सरचार्ज के थ्रू पैसा लिया जाता है वो सरकार किसी भी चीज के ऊपर खर्चा कर सकती है, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर खर्चा कर सकती है। और ना तो सेस और ना ही सरचार्ज स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो ये जिसकी वजह से सेंटर के पास लगातार पैसा इकट्ठा होता रहता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का रिवेन्यू डाउन चला जाता है। तो ये है पूरे का पूरा मामला। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इकोनॉमी का टॉपिक है तो आई होप कि आप थोड़ा सा इसको गूगल करेंगे और अपने बेसिक इकोनॉमी के नोट्स भी पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आई होप आप दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दोगे। कल जो है आपको इसका आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए अगला टॉपिक हमारे पास दोस्तों आता है सेम सेक्स मैरिज को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है सेम सेक्स मैरिज के बारे में। हालांकि सबको पता है सरकार का व्यू क्या है, सरकार सेम सेक्स मैरिज को अलाउ तो नहीं मतलब सरकार उसको सपोर्ट नहीं करती है बेसिकली, ठीक है। तो कुछ एप्लीकेशन वगैरह डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, PIL में। देखिए एक हमारे पास ना मैरिज हमारे देश में 2 तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है जैसे आपके पर्सनल लॉज होते हैं ना, पर्सनल लॉज होते हैं जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है। एक हमारे पास जो है हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, और एक हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट। तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसके तहत क्या होता है, अगर कोई 2 लोग अगर वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो उनकी मैरिज के प्रावधान होते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें हिंदूज और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का अलग से रहता है, सिख और जैन वगैरह का वो हिंदू के अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट एक ऐसा मैरिज एक्ट है जो कि इंटरकास्ट और इंटरफेथ इंटर रिलीजन कपल्स की शादी करवाता है। तो ये रजिस्टर्ड मैरिजेज होती हैं, राइट। तो ये एप्लीकेशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सर ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 आप इसे जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं बना देते। देखिए मैरिज एक्ट ये कहता है कि जो लड़का है वो 21 साल का होना चाहिए और जो लड़की है वो 18 साल की होनी चाहिए, आपकी मैरिज आराम से हो सकती है, डजंट मैटर आप किस कास्ट से रिलीजन से बिलोंग करते हो। बट ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तो एप्लीकेशन डाली गई है कि इसमें हम लोग मेल और फीमेल को रिप्लेस कर दें पर्सन के साथ। नाउ दैट पर्सन कैन बी एनीबॉडी। तो मेल की शादी हो सकती है, फीमेल की शादी हो सकती है, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा है। आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ये लिंक जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, PDF में वो लिंक आपको खुल जाएगा। बट आई वुड रिकमेंड कि आपने बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये भैया देखो कोई लॉ का पेपर तो है नहीं, UPSC का पेपर है। तो कुछ चीजें बेसिकली हमें पता होना चाहिए। दुनिया में इस समय 25 कंट्रीज ऐसी हैं जैसे बेल्जियम, कनाडा, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जर्मनी वगैरह जहां पे पूरी तरह से लीगल स्टेटस मिल चुका है सेम सेक्स मैरिज को। इंडिया में अभी पूरी तरह से वो स्टेटस नहीं मिला है। हालांकि चीजें उस साइड में जा रही हैं क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ठीक है, सेम सेक्स गे को और थर्ड जेंडर भी उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। राइट टू प्राइवेसी भी हमारे यहाँ पे आ गया है। तो फंडामेंटल राइट धीरे धीरे हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पे बहुत जरूरी है। बट गवर्नमेंट अभी सपोर्ट नहीं कर रही है सेम सेक्स मैरिज को। बट एनीवेज लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पे देखना, ठीक है। मैरिज के बारे में थोड़ा सा मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पे डाल दिया है तो आप उसको भी जाके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए डाला है। तो देखिए मैंने वो 18 साल और 21 साल का वो प्रोविजन सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है जी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कल आपसे 2 MCQs पूछे गए थे जिनमें से दोनों का आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है 1, 3 and 5। तो हम लोगों ने आर्कटिक काउंसिल के बारे में बात किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। तो हमारा डेनमार्क हो जाता है, आपका रशिया फेडरेशन हो जाता है और आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम इसका पार्ट नहीं है और जापान भी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है।
उसके अलावा इंड आर्क क्या है, ये एक इंडिया का अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी साइंटिफिक स्टडी है जो हम लोग आर्कटिक रीजन के अंदर जो है इसका यूज करके करते हैं। 2015 में जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया था और एक मेंस का आंसर भी हम लोगों ने आपसे पूछा था यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, रिपीटेड सा टॉपिक है। कुंडाकुलम जो कि तमिलनाडु के अंदर हमारा इंडिया का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो कुंडाकुलम के अंदर है, और जिसके अंदर जो है कई सारे 6-7 प्लांट हम लोगों को लगाने हैं, जिसमें से 2 अभी वर्किंग है, ऑपरेशनल हैं, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो जो ऑपरेशनल है उनके लिए जो फ्यूल वगैरह है वो कहाँ से आता है, वो रशिया से आता है। ठीक है, रशिया से आता है, तो रशिया की कंपनी है TVL करके, वहां से आता है। और वो जो फ्यूल आता है ना, एक बार उस प्लांट के अंदर फ्यूल डालने के बाद वो प्लांट 18 महीने तक काम कर सकता है। 18 महीने के बाद उसके अंदर उसको दोबारा से रिफ्यूल करना पड़ता है क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। तो ये जो फ्यूल दिया जाता है कंपनी के द्वारा वो बहुत एडवांस फ्यूल नहीं है। ठीक है, बहुत एडवांस फ्यूल नहीं है। तो सरकार, जिसकी वजह से क्या होता है ना, प्लांट बंद करो उसको चलाओ, इसमें बहुत समय खर्चा हो जाता, बहुत समय जो है इसमें चला जाता है। तो गवर्नमेंट काफी समय से उस कंपनी के साथ को रिक्वेस्ट कर रही थी, रशिया गवर्नमेंट के साथ भी नेगोशिएशन चल रहा था। फाइनली उन्होंने हमें फ्यूल देने, नया अपडेटेड फ्यूल, बेटर फ्यूल देने के हाँ कर दिया है। पहले जो फ्यूल मुझे TVS करके वो जो है वो कंपनी है, तो जो नया फ्यूल दिया जाएगा उस फ्यूल का नाम है ATF, एडवांस टेक्नोलॉजी फ्यूल। इसकी जो ड्यूरेशन होती है दोस्तों वो होती है 24 मंथ्स। ठीक है, तो एक बार अगर आपने वो डाल दिया तो 24 मंथ के बाद जो है आपको दोबारा से उसको रिफ्यूल करना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए उसके अलावा आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। इंडिया में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें ऑपरेशनल है। ठीक है, तो कारापार, कल्पक्कम, नरोरा, कैगा, राजस्थान एटॉमिक पावर है जो, और तारापुर और कुंडाकुलम। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको जाकर देख सकते हैं। बाकी 2015 में देखें न्यूक्लियर फ्यूल को, 2012 में न्यूक्लियर फ्यूल को लेकर UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इससे भी पढ़ें आराम से, कमेंट सेक्शन में इसका जो है आंसर दे सकते हो। कल जो है आपको जाके इसका आंसर मैं बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वांट्स SC मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट नोट टू फाइंड फॉल्ट ईच अदर ऑन द जजेस। देखिए बात सीधी सी बात है भाई, आप मेरे में कमी निकालते रहोगे, मैं आप में कमियां निकालता रहूंगा, मुझे गालियां देते रहोगे, मैं आपको गालियां देता रहूंगा, और जबकि हमें साथ ही रहना है, काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। इट्स बेटर कि हम लोग एक दूसरे की कमियां निकालने की बजाय मिल बैठ के काम करें, मिल बैठ के बातचीत करें और अपने सिस्टम को सुधारें और अपनी सोसाइटी को आगे बेटर तरीके से लेके जाएं। राइट, तो हमारे जो लॉ मिनिस्टर है रिजिजू भाई, पिछले कई महीनों से लगातार जुडिशरी के ऊपर जबरदस्त अटैक कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, मीडिया में जो है भर भर के गालियां दे रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम को। बार बार कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर बहुत फॉल्ट हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपेक है, नेपोटिज्म है, कुछ कुछ कह रहे हैं। अटैक चल रहा है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल ऑन। तो उसमें हमारे जो CJI हैं उनसे पूछा गया कि साहब ये क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो उनका यही कहना है कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट, गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट वर्क टुगेदर इफ दे आर गोइंग टू फाइंड फॉल्ट इन ईच अदर। हम गवर्नमेंट के अंदर गलतियां निकालेंगे, गवर्नमेंट हमारे बीच में निकालेगी, कैसे काम चलेगा, है ना? वी कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट when we are into finding fault with each other. So we need to work as a constitutional statement to find good judges. अच्छे जजेस मिले हमारे जुडिशरी के अंदर आए, अच्छा जजमेंट हो, जस्टिस डिलीवरी अच्छे तरीके से हो, ये दोनों की बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना? द कॉलेजियम लाइक एन अदर इंस्टीट्यूशन इज इन अ डेमोक्रेसी वाज नॉट परफेक्ट। तो ये भी उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि कॉलेजियम में बहुत सारी गलतियां हैं जैसा कि हर सिस्टम में होती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको रिमूव कर दो। कमियां तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंक देंगे क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इन्होंने कहा कि बैठिए, मिलिए, चाय पे चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, आगे सोल्यूशन निकालेंगे, क्या बड़ी बात है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके बेसिस पे कॉलेजियम सिस्टम को जो है क्रिटिसाइज किया जाता है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेपोटिज्म का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है जुडिशरी में। कहा जाता है कि उनके जो बेटे हैं, बेटियां तो खैर इतना नहीं होता, अभी भी पैट्रियार्की काफी चलती है, तो उनके सन्स और नेफ्यूज उनको जो है प्रीवियस जो जजेस होते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट वगैरह में, वो सब चलता है। चेक्स और बैलेंस की कमी है क्योंकि जुडिशरी के डिसीजन को कोई भी अपोज नहीं कर सकता, तो वो मैंडेटरी होता है भाई, वो सब है। और कॉलेजियम सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं मेंशन भी नहीं किया गया है, तो ये तो जुडिशरी ने खुद ही बना दिया, तो अपने भाई बंधुओं को ही सिलेक्ट करते रहते हैं गलती से, वो सब चीजें हैं, तो ये काफी अनडेमोक्रेटिक है।
क्योंकि इसमें लोगों का कहीं पे डिसीजन मेकिंग, भैया डेमोक्रेसी का मतलब है ना टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन कोलेजियम सिस्टम में तो पीपल कहीं भी नहीं है, तो ये अनडेमोक्रेटिक भी है, ये भी उनका कहना है, ठीक है। और कोलेजियम सिस्टम की जो मीटिंग वगैरह की जाती है उनका कोई प्रॉपर मैनुअल नहीं होता है, उनका कोई प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है, वो बंद कमरे में मीटिंग होती है और कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो इसकी वजह से काफी सीक्रेसी भी होती है, तो इट्स अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एज वेल, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। और कोलेजियम सिस्टम सक्सेसफुल भी तो नहीं रहा ना, ऐसा भी नहीं हुआ है कि कोलेजियम सिस्टम के बाद भैया वैकेंसी नहीं रही, जस्टिस डिलीवरी जो है वो इंक्रीज हो गई, जुडिशरी में केस कम हो गए, ऐसा भी नहीं है, लगातार केस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, वैकेंसियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो कोलेजियम सिस्टम की ओवरऑल फंक्शनिंग की बात करें तो काफी ज्यादा लूप होल्स हैं इसमें, जिसकी वजह से कोलेजियम सिस्टम का क्रिटिसिज्म भी होता है, ठीक है। तो ये जो है पूरा मामला चल रहा है, लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो यहां से अगर आपको एक आंसर लिखना है, डेफिनेटली आप आंसर भी लिख सकते हो। ऑल्दो कोलेजियम सिस्टम इन इंडिया एंश्योर्स अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंट जजेस, इट इज इन क्रिटिकल नीड ऑफ द कोर्स करेक्शन। तो आप यहाँ पे एनजीसी का भी एग्जांपल डेफिनेटली डाल सकते हो, ठीक है। कैसे कोलेजियम सिस्टम को बेटर हम लोग डेमोक्रेटिक बना सकते हैं और कैसे इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो बच्चे आज का जो है हमारे पास आता है एडिटोरियल, जो कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजर्व्स बेटर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वी नीड टू डू समथिंग बेटर ऑल्सो। हर सिस्टम में बेटर होने के चांसेस होते हैं, कोई भी सिस्टम परफेक्ट तो नहीं होता है, खैर। तो 26 नवंबर को आज के ही दिन हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने वो उसको ऊपर सिग्नेचर किए थे और एक्सेप्ट किया था। तो अल्टीमेट अथॉरिटी क्या है? पीपल आर द अल्टीमेट अथॉरिटी। 2015 के बाद से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है, हालांकि आजादी के बाद से मनाया जाना चाहिए था, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, बट नहीं कर पाते हम लोग अनफॉर्चुनेटली। तो हमारा जो डे टू डे लाइफ होता है, देखिए चाहे किसी को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन हमारी डेली लाइफ में हर एक्शन वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिसाइड होता है। जैसे एक पुलिस वाले ने आपको रोक दिया, क्यों रोका? क्योंकि उसको ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टीवी चैनल देखते हो, आप बस से ट्रैवल करते हो, ट्रेन से ट्रैवल करते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, आपको पासपोर्ट मिलता है ना, कोई प्रोफेशन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जो फूड आप कंज्यूम करते हो, किसी रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो, फैशनेबल कपड़े आप खरीदते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, ये सब पावर्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन हमारी लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिसाइड की जाती है। हम जो फ्रीडम्स की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू चूज अ कॉलिंग ऑफ और लाइकिंग, जो मर्जी चाहे हम लोग कर सकते हैं, फ्रीडम टू बाय, फ्रीडम टू सेल, फ्रीडम टू वियर एनी गारमेंट्स, ये सब क्या है? ये सब फ्रीडम हमें किसने दी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। ये सब फ्रीडम हमारे पास तब नहीं थी जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, भाई ये आफ्टर फ्रीडम ही मिला है हमें, आफ्टर इंडिपेंडेंस मिला है। और ये पूरे पूरा क्रेडिट किसको जाता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जाता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को जाता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक भी है। जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में है ना, दुनिया के किसी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी नहीं। अरे पूरे कॉन्टिनेंट पे इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितना इंडिया में है। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था ना, दुनिया के बड़े से बड़े जो अपने आप को विद्वान समझते थे, पॉलिटिकल विद्वान कहते थे, वो कहते थे कि इंडिया जो है 15 साल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा और इंडिया कम से कम 50 देशों में टूट के अलग अलग हो जाएगा, इंडिया में सिविल वॉर होगा। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमाल है, हमारी जनता का कमाल है, हमारे वो जो इतने सालों की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका कमाल है कि आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट है, अच्छा काम कर रहा है, बेटर काम कर रहा है। तो हमारी यूनिकनेस है। तो एक्चुअली हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे इंडिपेंडेंस के बाद, वो प्रीवियस हमारे पास से बिल्कुल ब्रेक लेना चाहते थे, अलग करना चाहते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्कर्स ने बोला कि भाई ऑल इंडियंस आर इक्वल सिटीजन्स। चाहे हमारे समाज में जितनी मर्जी अनफेयरनेस हो, जितनी अमीर गरीब हो, जितनी मर्जी इनइक्वालिटी हो, कास्ट हो, जेंडर हो, बट एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप पैसे वाले हो, गरीब हो, डजेंट मैटर, ठीक है। आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, आप इंडिया में रहते हो तो आप बराबर हो। सबसे पहले हम लोगों ने ये काम किया, राइट। बट कानून बनाना ही तो काफी नहीं होता ना दोस्तों। कानून बनाने से अगर इक्वालिटी आती और समाज अच्छा होता, तो इंडिया कब का राम राज्य हो चुका होता।
लेकिन ह्यूमन थिंकिंग और बिहेवियर को चेंज करने का काम सिर्फ कानून का नहीं होता है, ठीक है, वो काम एक्चुअली समाज के अंदर से ही होता है। तो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन देयर आर स्टिल सम इश्यूज, ठीक है, और वो बेटर तरीके से कैसे काम कर सकता है। जैसे वी आर ओब्लिवियस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात तो हमारे देश में जनता को कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। इसका एग्जांपल अपने खुद से देख सकते हो। यूपीएससी की तैयारी करने से पहले आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा होगा, आपके घर में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक भी नहीं होगी। आपके घर में दूसरी बुक्स हो सकती हैं, गीता हो सकती है, महाभारत रामायण हो सकती है, बट कॉन्स्टिट्यूशन की बुक अपने घर में हम लोग नहीं रखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बहुत एजुकेटेड पर्सन भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को नहीं पढ़ता अनटिल अनलेस वो बंदा कोई लॉयर ना हो, राइट? इसीलिए हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को इग्नोर कर देते हैं। वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आपने कभी देखा है कि एक बच्चे का बर्थडे होता है और उसके माँ बाप उसको कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट करते हैं? कभी देखा है आपको? नहीं देखा होगा ना। और वही पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जब बड़ा हो तो वह मैच्योर बने, रिस्पॉन्सिबल बने। अरे भाई, जब आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाओगे ही नहीं तो कैसे मैच्योर बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन उसको सिखाता है बच्चे को, कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको सिखाता है सोसाइटी में कि रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, एम्पथी, टॉलरेंस फॉर अदर रीजन्स, है ना, हेल्प द वीक। ये सब कौन सिखा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ही सिखा रहे हैं ना। तो जब तक हम अपने बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे नहीं तो वो बच्चा सीखेगा कैसे? ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। हमारे स्कूल लेवल एजुकेशन में हार्डली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस किया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है? पढ़ाओ, लिखो, रट्टा मारो, पेपर दो और नौकरी लग जाओ। वैल्यू के ऊपर तो हम लोग फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं भैया पूरी दुनिया एक परिवार है। अरे भाई, परिवार तो बात की बात है ना। तो परिवार में कोई भेदभाव थोड़ी होता है ना। हम तो लोग यहाँ पे कास्ट पे, रिलीजन पे झगड़ रहे हैं आपस में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, सबको कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही इतना बड़ा रिलीजन है। अगर आप इसके अंदर की वैल्यूज को पढ़ो, जानो, समझो और उसको अप्लाई करो, राइट। तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर कहा है। थोड़ा फिलोसफिकल सा है, लेकिन यस, ऐसे वगैरह लिखने के डेफिनेटली आपके काम आ सकता है, ठीक है। तो यही है दोस्तों आज के इस आर्टिकल में, और इससे ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। और आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं, ठीक है, और आगे के लिए तैयार रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।